नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में आज हम कक्षा 7 हमारा राजस्थान के चैप्टर 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान का अध्ययन करने वाले हैं। जब राजस्थान में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ उस समय से पहले ही यहाँ पर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान में सभी रियासतों पर राजाओं का और अंग्रेजों पर अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार था। अंग्रेजों व राजाओं के मध्य सहायक संधि होने से राजाओं से लगान वसूला जाने लगा था। सहायक संधि क्या थी? ये 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे सहायक संधि, जिससे सभी रियासतों और अंग्रेजों के मध्य संधियां हो गई थी। अब हुआ क्या कि लगान जब वसूला जाने लगा तो किसानों पर राजा व जागीरदारों द्वारा इसका भार डाल दिया गया। भाई अब अंग्रेजों से संधि इन्होंने कर ली है राजाओं ने, तो राजाओं ने जागीरदारों को कहा कि भाई अब आप हमें रेवेन्यू दें। तो जागीरदार कहाँ से देते? जागीरदारों ने किसानों पर रेवेन्यू डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बहुत प्रकार की लागतें इनके ऊपर डाल दी गई थी। अब इतनी ज़्यादा लगान बेवजह की, जैसे चमरी है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे चमरी कर है, बेगार है, तलवार बंदाई है, और भी बहुत सारे ऐसे कर लगा दिए गए थे किसानों पर जिसका भार वो सहन नहीं कर पा रहे थे, जिसके बदले में धीरे धीरे उनका जो गुस्सा था, उनका विरोध जो था वो बाहर आने लगा, आंदोलन के रूप में हुआ और बहुत सारे किसान आंदोलन राजस्थान में शुरू हुए एक के बाद एक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया आंदोलन की। बिजोलिया आंदोलन जो हुआ है, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा का क्षेत्र है। ये तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत जो हुई है वो मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन से हुई है। हमारा पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मेवाड़ के बिजोलिया में, बिजोलिया आंदोलन में। ये पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। दूसरा फैक्ट है ये, और ये 44 सालों तक चला था। आप सोच सकते हैं 44 सालों तक पूर्णतः अहिंसात्मक रूप से किसानों का धैर्य था जो ये लगातार 44 वर्षों तक चलता रहा था। ये 3 चरणों में चला था। हम इसके पहले चरण देख लेते हैं। 1897 से 1914 तक इसका प्रथम चरण रहा। फिर 1914 से 1923 में इसका दूसरा चरण हुआ और 1923 से 1941 में इसका तीसरा चरण हुआ। यानी कि सबसे पहले जो चरण जो शुरू हुआ है, जहाँ से ये बिजोलिया आंदोलन शुरू हुआ 1897 में, इसे शुरू करने वाले थे धाकड़ जाति के किसान, यानी बिजोलिया के धाकड़ जाति के जो किसान थे उनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। फिर उस समय हुआ क्या था, देखते हैं। उस समय राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। देखिए उस टाइम पे जागीरदार कौन था? राव कृष्ण सिंह था। और जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। अब हुआ क्या कि अब इतना ज़्यादा कर लिया जा रहा था, 84 प्रकार के, तो वहाँ के जो प्रमुख जो किसान थे उनमें थे नानजी व ठाकरी पटेल। इन्होंने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत कर दी। अब शिकायत करने के बाद हुआ क्या कि ये जो राव कृष्ण सिंह जो जागीरदार थे, ये इनसे जनता से नाराज हो गए। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नया चमरी कर लगा दिया। चमरी कर क्या था कि जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर, यानी कि अगर जागीरदार के घर पे भी शादी है उसकी बेटी की, तो उसका कर, उसका जो खर्चा है वो किससे वसूला जाएगा? उसका खर्च का भार भी किसानों पर डाल दिया गया। अब इसके साथ ही और क्या हुआ कि अगर गांव में किसी के किसान की बेटी की शादी है तो उसके ऊपर भी पहले उनको कर दो कि तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है। इसी तरह से विरोध चलता रहा। फिर क्या हुआ? राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ये नया राव बनते हैं। इसने एक और नया कर लगा दिया जी। इसने कौन सा कर लगाया? तलवार बंदी, यानी कि तलवार की जो पूजा होती है, नया जागीरदार बना है तो पूजा पाठ जो पहले होता करता था, उसकी वजह से इन्होंने नया कर किसानों पर और डाल दिया। अब
साधु सीताराम दास, ये नाम आपको याद रखना है। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने विरोध किए। फिर है 1917 में विजय सिंह पथिक, यानी कि अब हमने पहला देख लिया है 1897 से 1914 तक पहला इसका चरण कंप्लीट होता है, यानी कि किसानों का विद्रोह जारी रहता है, बहुत आंदोलन होता है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर क्या होता है 1914 में यहाँ पर विजय सिंह पथिक जी आ जाते हैं। विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम भूप सिंह है, ये यूपी बुलंदशहर के रहने वाले थे। ये यहाँ पर आते हैं, आंदोलन का अगला नेतृत्व करता अब इनको बना दिया जाता है। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक करते हैं। फिर इसी तरह से माणिक्य लाल वर्मा जी भी इस आंदोलन में इनके साथ जुड़ जाते हैं। माणिक्य लाल वर्मा, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, वो इनके साथ इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं। फिर तीसरा चरण जब आता है 1923 से 1941 का, तो इस तीसरे चरण में जमुना लाल बजाज जी का साथ भी इन्हें मिल जाता है। फिर 1941 में, यानी इतने लंबे समय से संघर्ष करते 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 1941 में राघवाचार्य, जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, यानी तत्कालीन मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री राघवाचार्य जी के आदेश से डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, कौन जाता है? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, ये तत्कालीन राजस्व मंत्री होते हैं, ये समझौते के लिए बिजोलिया जाते हैं और किसानों को उनकी जमीन लौटाते हैं। फिर है इस आंदोलन में कुछ महिलाएं भी शामिल रही हैं, जिसमें अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी, इन ऐसी महिला नेत्रियों, किसान नेत्रियों ने भी अपना योगदान दिया था। और 44 साल तक बिजोलिया का आंदोलन पूर्णतया अहिंसात्मक आंदोलन, भारत का प्रथम किसान आंदोलन पूरा होता है और किसानों की बातों को माना जाता है। फिर है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन ये भी मेवाड़ के ठिकाने का ही था। बेंगू जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में आता है और तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ही हिस्सा था। अब किसानों को मोटिवेशन मिल रहा था, एक तरफ आंदोलन बिजोलिया का चल रहा था, वहाँ पर किसानों की मांगे मान ली गई थी, तो यहाँ के किसानों को भी जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने अपने मीटिंग्स में शुरू की, इकट्ठा होना शुरू किया और धीरे धीरे आंदोलन का रूप बढ़ा। मेनाल नामक स्थान पर ये सारे किसान एकत्रित हुए और इन्होंने सबसे पहले पथिक जी से, विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि ये यहाँ पर भी आंदोलन में इनका नेतृत्व करें। अब विजय सिंह पथिक तो इनका नेतृत्व नहीं कर पाए, लेकिन पथिक जी ने आदेश दिया कि आप राम नारायण चौधरी जी से बात करें। तो राम नारायण चौधरी द्वारा किसानों का नेतृत्व बेंगू किसान आंदोलन में किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो समझौता हुआ किसके बीच में? किसानों और तत्कालीन राजा अनूप सिंह के बीच में समझौता हो गया, यानी कि जो मेवाड़ के राजा थे अनूप सिंह जी, इन्होंने किसानों की बातें मान ली कि ठीक है, हम आपकी जो लागतें हैं कम कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट है, इन्होंने नहीं माना इनको। अब हुआ क्या, आपस में जो क्लैश हो गया, तो अब इसकी जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा गया। अब ट्रेंच को भेजने के बाद क्या हुआ, ये ट्रेंच आयोग जिसे बोला जाता है, रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच यहाँ पर आते हैं और इन्होंने गोविंदपुरा में किसानों पर गोलियां चलवा दी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली क्या आ जाती है कि रूपा जी और कृपा जी धाकड़ की इसमें मृत्यु हो जाती है। फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा जब आंदोलन चलता रहता है तो इनकी 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी जाती हैं और बेगार पर रोक लगा दी जाती है। बेगार क्या होता है कि जैसे उनको कोई आमदनी नहीं दी जाती है, केवल 2 वक्त का खाना दे दिया जाता है और बाकी पैसा वगैरह नहीं दिया जाता है, तो वो बेकार होती है। ठीक है, अब है बात बूंदी किसान आंदोलन की। बूंदी किसान आंदोलन में आपको याद रखना है कि ये कब हुआ था? 1925 में पंडित नैनोराम रामनारायण चौधरी हरि भाई किंकर के नेतृत्व में यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था और यहाँ पर बरड़ में किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। और यहाँ पर किसकी मृत्यु होती है आंदोलन में? नानक जी भील की होती है। फिर 1943 में बूंदी राज्य सरकार ने किसानों की मांगे स्वीकार की और फिर आंदोलन समाप्त हुआ। तो आपको इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं कि ये कब हुआ था? 1926 में
पंडित नैनूराम रामनारायण चौधरी हरिभाई किंकर के नेतृत्व में हुआ। नानक भील की मृत्यु हुई और 1943 में बूंदी राज्य सरकार ने इनकी मांगों को स्वीकार किया। फिर है अलवर किसान आंदोलन। अब अलवर के किसानों में क्या चल रही थी समस्या जिसकी वजह से इन्हें आंदोलन की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर देखो जी, पहले जो खेती करने वाले जो किसान है वो किस चीज़ से परेशान थे? ये लोग परेशान थे जी जंगली सूअर को मारने की अनुमति को लेकर। यानी कि ये जो खेती करते थे तो वहाँ जंगल था, जैसे जंगल है तो वहाँ पर जंगली सूअर बहुत हुआ करते थे, जिनकी वजह से ये इनकी खेती को जंगली सूअर जो है वो इनकी खेती को खराब कर देते थे और किसान उनको मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इनको मारने की अनुमति नहीं थी। तो जंगली सूअरों को मारने की अनुमति को लेकर इन किसानों ने 1921 में, कब किया है इन्होंने? 1921 में इन्होंने आंदोलन किया था। अब नीमूचाना में अलवर महाराज जयसिंह द्वारा लगान वृद्धि के लिए एक सभा पर आयोजन जो हो रहा था, वहां पर गोलियां चलवाई गई। सैकड़ों किसान, स्त्रियां, बच्चे मारे गए और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इसकी खूब आलोचना हुई और इसे कहा किसने? ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना गांधी जी ने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलवर किसान आंदोलन कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना किसने की है? तो गांधी जी ने की है। अब आता है हमारा सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन क्या है? ये जयपुर राज्य का ही ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। किसानों के विरोध के बावजूद और वर्षा की कमी के कारण भी यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, वहां पर किसानों पर खूब गोलियां चलाई गई, जिसमें काफी लोग हताहत हुए, महिलाएं, बच्चे, पुरुष। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। यानी कि तत्कालीन जो विरोधी पार्टी थी लंदन में, उसने इस आंदोलन की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में की, उनकी पार्लियामेंट में की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा होती है? तो वो होती है हमारे सीकर किसान आंदोलन की। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोंडा। अब बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन की। शेखावाटी किसान आंदोलन में मास्टर कालीचरण जी ने चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया था। तो ये सेवा समितियों के बारे में भी आगे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया है? मास्टर कालीचरण ने किया है। फिर है नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर। यहाँ पर ये जो 5 ठिकाने जो दिए गए हैं, यहाँ के किसानों के द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन किए गए थे। इन्हें पंचपाणे भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो 5 ठिकाने हैं इसे पंचपाने कहा जाता है। ये शेखावाटी के काफ़ी बड़े बड़े एरियाज रहे हैं जहाँ पर किसानों ने काफ़ी विरोध किया था बढ़ी हुई लागतों के विरुद्ध, लेकिन इसका जो स्थायी समाधान है वो आज़ादी के बाद ही जाकर हुआ था। इसी तरह से चंडावल में ठाकुर जो वहाँ का था 1945 में, उसने भी किसानों पर आंदोलन में, जो किसान आंदोलन जो चल रहा था उस पर काफ़ी अत्याचार किए थे। इसी तरह से एक और आता है डावड़ा हत्याकांड। ये 1947 में हुआ था। ये भी लगान लाग बेगार के विरुद्ध हुआ था और इस आंदोलन में लगभग 600 किसानों पर अत्याचार हुए थे। अब हम बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की। जनजातीय आंदोलनों में भील जो दक्षिणी राजस्थान में है और जो मीणा है जयपुर के, इनके आंदोलन प्रमुख आ जाते हैं। एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ते हैं। भील आंदोलन की बात करते हैं पहले। भील आंदोलन जो हुआ है, इसके जो नेतृत्व करता थे ये थे गोविंद गुरु, जो जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। अब ये क्या है? ये भील आंदोलन क्या था? 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को जब संघ का अधिवेशन चल रहा था, तब हजारों आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई थी। इसे भगत आंदोलन भी कहते हैं। यहाँ पे भारत लिख दिया है, ये गलत है। इसे भगत आंदोलन भी कहते हैं। फिर है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन जो हुआ था, इसके नेतृत्व करता थे मोतीलाल तेजावत। मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ में आदिवासियों के लगान बेगार अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान हुआ था और उदयपुर में एकत्रित हजारों किसानों द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र
जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया था, मेवाड़ महाराणा को दिया गया था, जिसमें से 18 मांगे मानी गई थी। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी भोगीलाल पंड्या व हरिदेव जोशी ने भीलों को संगठित किया था। ये सब भीलों के ही किए गए आंदोलन है। अब है मीणा जाति का आंदोलन। मीणा जाति का आंदोलन क्या था कि राजस्थान में जो जो मीणा जाति है, काफ़ी बड़ी संख्या में इनके लोग, काफ़ी बड़ी संख्या में थे इनके लोग। और इनका क्या था कि जमींदार मीणा भी थे, चौकीदार मीणा भी थे। अब चौकीदार मीणा कैसे कहलाते हैं कि अंग्रेजों द्वारा शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो मीणाओं को दी गई थी। अब शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी मिलना से मीणा जाति के लोग जो चौकीदारी करते थे, ये चौकीदार मीणा कहलाए थे। इन्होंने चौथ वसूलना शुरू कर दिया था, ये भी कर ही है एक तरह का। फिर 1924 में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति के लिए पाबंद किया गया। हुआ क्या था कि जब अंग्रेजों ने शांति व्यवस्था की उस एरिया में, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मीणा जाति को जिम्मेदारी दे दी। अब मीणा जाति के जो लोग थे, जो चौकीदार मीणा बन गए थे, वो चौकीदारी करते रह रहे थे, लेकिन फिर भी चोरियां होती जा रही थी और कोई पकड़ में नहीं आ रहा था। तो जब कोई पकड़ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ही चोरी की होगी, इसीलिए कोई पकड़ में आ नहीं रहा। अब इन्होंने क्या कर दिया कि एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेके आ गए अंग्रेज अंग्रेज सरकार। तो अंग्रेज सरकार ने जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेके आए तो उसमें ये दे दिया कंडीशन कि 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के जितने भी लोग हैं, चाहे महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, उन सब लोगों को रोजाना अपने एरिया के पास के थाने में उपस्थिति देनी होगी। यानी कि उनको बहुत परेशान कर दिया गया कि डेली आपको यहाँ आना ही आना है जी। तो यहाँ पर मीणाओं में विरोध शुरू हो गया। फिर जरायम पेशा जैसे कठोर कानून हटवाने और चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए इनके आंदोलन शुरू हुए। जरायम पेशा इसी को कहा गया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के जो विरोध में जो ये कानून बना दिया गया था उनको वहां पर पेशी के लिए, वो 1952 में ये कानून जाकर समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल क्या चीज़ है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन। यहाँ पे एक कोटेशन है जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि किसी भी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। तो यहाँ पर प्रजामंडल जो बनाए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जयपुर प्रजामंडल को। 1931 में, अब ये फैक्ट टू फैक्ट ही ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको कि जयपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना हुई 1931 में। किसने करी? कपूर चंद पाटनी और जमुना लाल बजाज के प्रयासों से ये स्थापित हुआ। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। पहली चीज, एक 3 लगातार चीजें आ जाती हैं कि नाम रखा गया है जयपुर प्रजामंडल, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है, स्थापना हुई है 1931 में। किसने करी है? कपूर चंद्र पाटनी और जमुना लाल बजाज के प्रयासों से। फिर 1936 में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है जी। फिर जयपुर में इसका नेतृत्व कौन करते हैं? चिरंजी लाल मिश्रा करते हैं। फिर 1938 में जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन होता है और हीरा लाल शास्त्री भी बाद में इसके अध्यक्ष जाकर बनते हैं। अब हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना होती है 1934 में जोधपुर में। इसके जो स्थापनाकर्ता होते हैं ये होते हैं जय नारायण व्यास जी, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? भंवरलाल सर्राफ को। 1938 में रणछोड़ दास गखरी के अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन होता है। मारवाड़ लोक परिषद, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में रणछोड़ दास गखरी इसके अध्यक्ष बने थे। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो है बलवंत सिंह मेहता, और इस प्रजामंडल में माणिक्य लाल वर्मा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर है बीकानेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई 1936 में।
मगाराम वैद और लक्ष्मण दास स्वामी ने इसकी स्थापना की थी। 30 जून 1946 को रायसीनगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन रखा गया था। ये इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। फिर है कोटा प्रजामंडल। अभिन्न हरि और तनसुख लाल के सहयोग से नैनू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर है 1939 में ही नैनू राम की अध्यक्षता में इसका अधिवेशन होता है। इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अब है प्रमुख जननायक। प्रमुख जननायकों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ये साधारण बंजारा परिवार से, बेजारा नहीं है, यहाँ पे बंजारा परिवार से हैं। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था और ये दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थे। 1903 में इन्होंने सम सभा की स्थापना की, प्रेम और बंधुत्व जिसका आधार था। फिर है अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म जयपुर में हुआ। इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये इतने विद्वान थे, देखो अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी, पाली भाषा के ये विद्वान थे। वर्धमान विद्यालय जो इन्होंने खोला था, वहां पर मूल रूप से क्या जाता था, शिक्षा तो देनी थी, उसके अलावा तत्कालीन क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी इस विद्यालय में होती थी। रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व अर्जुन लाल सेठी को मिला था। फिर है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ चेतावनी चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखकर इन्होंने मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। फिर है विजय सिंह पथिक। इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर, जन्म इनका बुलंदशहर यूपी में हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया और 1919 में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। फिर है दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी, इनका जन्म पोखरण में हुआ। ये मारवाड़ के थे और राव गोपाल सिंह खरवा के ये खास मित्र थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। 21 फरवरी 1915 का दिन निश्चित किया गया था। अजमेर नसीराबाद छावनी पर कब्जे की जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक को ही दी गई थी और इस सारी योजना के लिए आर्थिक सहायता इन्होंने यानी दामोदर दास राठी ने उपलब्ध करवाई थी और इन्होंने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव भी रखी थी। फिर है ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ को किस चीज़ के लिए याद किया जाता है? इन्होंने क्या किया था, चांदनी चौक दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले कौन कौन लोग थे? जोरावर सिंह बारठ थे और रास बिहारी बोस थे। जोरावर सिंह जोरावर सिंह जो है ये कौन थे? ये केसरी सिंह बारठ के भाई थे और प्रताप सिंह बारठ के चाचा थे। देखो विरासत में ही सब कुछ मिला हुआ है, विरासत में ही संस्कार ऐसे हैं कि देश के लिए जज्बा है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। तो हम देख रहे हैं कोटा व बिहार सरकार ने इनको पकड़वाने पर भारी इनाम रखा था, क्योंकि जब ये दिल्ली में जो ये लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाला कारनामा किया गया था जो जोरावर सिंह और रास बिहारी बोस पर, तो काफ़ी इनको पकड़ने की कोशिश की गई थी। होर्डिंग पर बम फेंकने के 27 साल बाद जाकर ये भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हुई। ये किसी के पकड़ में नहीं आई, देखो है ना, इतने दक्ष थे अपने कार्य में। फिर है कुंवर प्रताप सिंह बारठ। कुंवर प्रताप सिंह बारठ कौन है? ये पुत्र हैं किनके? केसरी सिंह बारठ के। केसरी सिंह बारठ के ये पुत्र हैं, रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। छोटी ही उम्र के थे। जोधपुर से रेल से आते हुए आसनाडा रेलवे स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर है, इन्होंने जो इनके परिचित ही थे, इन्होंने धोखे से इनको कुंवर प्रताप सिंह बारठ को गिरफ्तार करवा दिया और वहां से इनको बरेली जेल में डाला गया। जब ये बरेली जेल में थे तो वहां पर सीआईडी के डायरेक्टर चार्ल्स क्लीवलैंड इनको मिलने गए थे, क्योंकि इन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे और उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि आप अपने साथियों के नाम, ठिकाने, पते हमें बता दिए ताकि हम आपको छोड़ सकें। और इनको बहुत टॉर्चर करने के बाद इनको ये कहा गया कि तुम्हारी माँ रोती है, ये क्लीवलैंड जी कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोती है तुम्हारे लिए कि तुम कितने छोटे हो, तुम पर अत्याचार हो रहे हो, तो आगे से
देश प्रेम की भावना देखो इतनी ज़बरदस्त है कि इन्होंने क्या कहा कि ठीक है मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ के लिए मैं भारत की हज़ारों माताओं की आँखों में आँसू नहीं देख सकता, उनको रोते हुए नहीं देख सकता और इसी तरह से बरेली जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर है राव गोपाल सिंह खरवा, यहाँ पे राव है, राठ नहीं है ये, राव गोपाल सिंह खरवा। इन्हें विजय सिंह यानी भूप सिंह के साथ ही क्रांति की जिम्मेदारी मिली थी। इनको पहले टोडगढ़ जेल में नजरबंद किया गया था, वहां से ये भाग गए थे। फिर सलेमाबाद में इनको पकड़ लिया गया और तिहाड़ जेल में इनको डाल दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको किस जेल में डाला गया, तो आप याद रखिएगा कि कुंवर प्रताप सिंह बारठ को तो डाला गया था बरेली जेल में, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी तरह से ये जो राव गोपाल सिंह खरवा है, इनको कहाँ पर डाला जाता है, तिहाड़ जेल में डाला जाता है। फिर ये 1920 में इन पर जो किए गए मुकदमे होते हैं वो उन सब से रिहा होकर आ जाते हैं बाहर। पर ये फिर आगे कोई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं रही, ये सिर्फ रचनात्मक कार्यों में लगे रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो घंटी का निशान है उसके ऊपर हिट करें ताकि आगे से आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपके के लिए लाते रहें। धन्यवाद।